बच्चों आज हम जो है सैटेलाइट और जो है प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड बातें करेंगे कि दोनों एक ही चीज़ है। जैसे किसी स्टार के प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही अर्थ के लिए सैटेलाइट्स हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों का सब एक ही चीज़ है, एक ही टाइप का मोशन होता है। तो जनरली जो प्लैनेट होते हैं वो स्टार के अराउंड या जो भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स स्टार के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि उनका जो ऑर्बिटिंग होगी वो सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो मान लेते हैं कि प्लैनेट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, या फिर जो सैटेलाइट है वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। तो उनसे क्या क्या रिलेटेड चीज़ें होंगी वो देखा जाए। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ये अगर हम स्टार कहेंगे तो मान लेते हैं किसी स्टार के चारों तरफ एक प्लैनेट घूम रहा है, और अगर हम इसको प्लैनेट कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है। तो सैटेलाइट जो है ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो ये हमारा सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है। और ये सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है, ऑल्दो ये करता क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये जो m मास का सैटेलाइट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट पे ऑर्बिटिंग कर रहा है, जो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा या इससे रिलेटेड चीज़ों के एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, लेट सपोज ये अगर ये सैटेलाइट है तो ये प्लैनेट हो गया, और अगर ये कोई प्लैनेट है तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार हो गया। तो लेट सपोज ये जो भी है इसका मास हम मान लेते हैं कि इसका मास है m और इसकी रेडियस है r, और एक सैटेलाइट जो है वो r रेडियस पे रिवोल्यूशन कर रहा है। तो जैसा हमें पता है कि अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो सैटेलाइट कंटिन्यूसली इसके अराउंड रिवॉल्व किए जा रहा है। तो इसके रेवोल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स की जो उसके रेवोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन दोनों मासेस के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मिलेगा। तो अगर हम पहले लिखें भाई कि सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है, तो पहले लिखते हैं स्पीड। तो सबसे पहला लिखते हैं कि स्पीड ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट अगर लिखें तो जो भी इसको हमें पता है कि अगर सर्कुलर ऑर्बिटिंग कर रहा है तो इस ऑर्बिटिंग के लिए इसको सेंटर की ओर एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियस सी बात, यहाँ कोई फोर्स और नहीं एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो जो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या होगा, G कैपिटल M, जो कि मास ऑफ प्लैनेट है, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, और उनके बीच की डिस्टेंस r²। ये हमारा होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स, जो कि सेंटर की ओर लग रहा होगा। और यही अट्रैक्शन फोर्स उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो mv²/r। इससे हम जो है जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा ये हम निकाल सकते हैं। तो ये r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। तो जो सैटेलाइट की ऑर्बिट की स्पीड होगी दैट इज़ इक्वल टू gm/r। ये हमारा जो इस स्पीड से करेगा, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ समझ में आ जाए। तो इसको स्क्वायर करके v² और r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v² r बराबर क्या है, gm। वैसे तो ये हमारा हो गया सैटेलाइट का जो रेवोल्यूशन होगा उसकी स्पीड, अगर वो r रेडियस में ऑर्बिटिंग कर रहा है तो इस स्पीड से उसको ऑर्बिटिंग करनी है। ठीक है, तो इससे हम देख लीजिए, ये अगर हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करके लिखें तो v² × r बराबर gm। इससे कुछ इनपुट्स मिल सकते हैं। जैसे g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो g की वैल्यू कांस्टेंट होगी, m उस प्लैनेट का मास है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये दो प्रोडक्ट हैं, g और m का प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये है कांस्टेंट है। इसका मतलब हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे अगर r बहुत ज़्यादा है तो v को कम होना पड़ेगा। इसका मतलब वो सारे सैटेलाइट्स जो लार्ज रेडियस की सर्कल में ऑर्बिटिंग करते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड कम होती है। और वो सारे सैटेलाइट जो स्मॉल रेडियस में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि v² × r कांस्टेंट है, जो स्मॉल रेडियस में ऑर्बिटिंग करेंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो सरफेस से नियरेस्ट जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे होंगे वो ज़्यादा स्पीड से कर रहे होंगे, और सरफेस से दूर जितने भी सैटेलाइट होंगे वो कम स्पीड से कर रहे हैं। इससे हम जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि v² × r बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो स्पीड होती है रेवोल्यूशन की वो है ये v बराबर √gm/r, एक लाइन का है। तो ये होता है स्पीड ऑफ सैटेलाइट। पहला लिख लिया हमने स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अब देखते हैं कि भाई अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसके फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा। तो दूसरा हम लिखते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो
टाइम पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड सिंपली हम कहेंगे भाई एक सैटेलाइट है, वो अगर पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा है तो उसको सरकमफेरेंस पे 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, उसकी स्पीड हमें पता है, तो इससे टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 2π, v की वैल्यू रख दीजिए तो r⁻³ और अपॉन √gm, ठीक है। ये एक r था और एक r यहाँ से आया तो r⁻³ और √gm, या यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी अगर लिखें तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t, तो ये हो जाएगा √gm और 2π r⁻³/2। तो किसी सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होगा, किसी सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड को स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से आ जाता है कितना, यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड को स्क्वायर करते हैं तो दिख रहा है टी का स्क्वायर करें, अगर टी का स्क्वायर करें तो इधर आ जाएगा क्या, इधर कुछ कांस्टेंट चीज़ें आ जाएगी, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, gm कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r3। तो ये आपको याद रखना है, इसको कैप्लर्स थर्ड लॉ कहते हैं, ये आगे भी हम देखेंगे, ये है कैप्लर्स थर्ड लॉ कि कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी प्लैनेट के अराउंड, तो रेडियस उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू जिस भी सर्किल में वो ऑर्बिटिंग कर रहा है उस सर्किल के रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³, इसको बोलते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, दिस इज कैप्लर्स थर्ड लॉ, ठीक है। अभी उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पर लिख लिया कि भाई इसको कैप्लर्स थर्ड लॉ कहते हैं। थर्ड लॉ इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया सर्कुलर मोशन का, ठीक है, किस स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा वो निकाल लिया, और भी चीज़ें देखते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं कि भाई उस सैटेलाइट को जिसको हमने लॉन्च किया है उस सैटेलाइट की एनर्जी क्या क्या होगी। तो तीसरा हम लिखते हैं एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो थर्ड वन इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो तीसरा हम लिखते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो एनर्जी में कितने तरीके की एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का उनके बीच का फोर्स है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 1 बाय 1 लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, दो पार्टिकल हैं जिनके बीच की डिस्टेंस, या एक प्लैनेट है और एक सैटेलाइट है जिनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, बहुत इजीली हम लिख सकते हैं Gm/r। तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ½ × mv²। और अगर सैटेलाइट किसी r रेडियस की सर्किल में ऑर्बिटिंग कर रहा है, किसी r रेडियस के सर्किल में ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो उसकी जो सर्कुलर मोशन की जो स्पीड होती है वो लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट पॉइंट पे लिखा था, तो वो कितना हो जाएगा ½ × m × Gm/r। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना Gmm कितना 2r, ठीक है। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा हमारा क्या है, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी इज क्या, सम ऑफ पोटेंशियल, टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U + K इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर हम लिखें E इज इक्वल टू U + K, तो U की वैल्यू पता है इतना और K की वैल्यू इतना है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो गया कितना -Gm/m कितना 2r, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। इसको अलग से लिख लेते हैं। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू -Gmm/2r, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन तीनों आ गया, ठीक है।
इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने, पहले तो इन दोनों का रिलेशन देख लीजिए। दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी अमाउंट वाइज इक्वल होते हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ से हमारा 2 रिलेशन हम लिख सकते हैं, 2 पॉइंट याद करने वाले होंगे, वो दोनों पॉइंट लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये दोनों के अमाउंट वाइज ये दोनों इक्वल है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है अमाउंट वाइज। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी देखा, काइनेटिक एनर्जी में अमाउंट वाइज इतना था, तो के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मॉडुलस, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी से डबल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी से डबल होता है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि भाई यू का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो u इज डबल ऑफ, u इज मैग्नीट्यूड ऑफ u इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ u इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो एक तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ऐसा रिलेशन हमने कहीं पढ़ा हुआ है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा याद हो तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही रिलेशन होता है, एक पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये कोई भी अगर बाउंडेड सिस्टम है, कोई भी बाउंडेड सिस्टम है, तो किसी भी बाउंडेड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी, तो बाउंडेड सिस्टम की जो एनर्जी ऑफ बाउंडेड सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ बाउंडेड सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ बाउंडेड सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, और दूसरा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी जो है नेगेटिव ही होती है। आपको याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम लिखते थे कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहता था हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता था उसकी टोटल एनर्जी लिखते थे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब वो ग्राउंड स्टेट में होता था। इसी तरह था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, और हम कहते हैं जब उसकी एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब वो जो एटम है, वो जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब वो अनबाउंडेड हो गया। तो अगर कोई अनबाउंडेड सिस्टम है तो उसकी लीस्ट एनर्जी 0 होगी, अदरवाइज पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, तो लीस्ट एनर्जी 0 होगी या पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर कोई बाउंडेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की टोटल एनर्जी अगर लिखी जाए तो उन सब की टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव ही, क्योंकि वो सारे बाउंडेड सिस्टम है। तो सैटेलाइट प्लैनेट से बाउंडेड है, तो सैटेलाइट की अगर हम टोटल एनर्जी लिखेंगे तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, प्लैनेट स्टार से बाउंडेड है तो प्लैनेट की टोटल एनर्जी होगी तो वो हम लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, अगर एनर्जी 0 हो जाती है दैट मीन्स कि वो अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन लाइक एटम में कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उस हाइड्रोजन लाइक एटम को एक्साइट करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए या अनबाउंडेड बनाने के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम कहते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएंगे जिसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6, तो ये -13.6 और +13.6 मिल के हो जाएगा 0, और वो इलेक्ट्रॉन हमारा जो है ग्राउंड स्टेट से जंप करके एकदम इन्फाइनाइट में चला जाएगा, इसका मतलब फ्री स्टेट में आ चुका होगा। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखना है आपको, किसी भी बाउंडेड सिस्टम की जो है टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर किसी भी बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब वो सिस्टम बाउंडेड ही नहीं है, वो जो है फ्री हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो स्पीड लिख लिया हमने। ठीक है, टाइम पीरियड लिख लिया, एनर्जी प्लैनेट की सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगी वो लिख लिया। ठीक है, एक और लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर हम लिखें भाई चौथा पॉइंट की व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सेंटर, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट सेंटर, तो एंगुलर मोमेंटम लिखे तो ये भी बड़ा सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, चूँकि इसकी स्पीड हर समय टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो हर समय सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी,
तो ये इसका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है। और सेंटर के अबाउट अगर हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं इसको हम कह रहे हैं एल, और किसके अबाउट लिख रहे हैं? सी के अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम सीधे सीधे दिख रहा है कि ये हमारा लाइन ऑफ मोशन, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये लाइन ऑफ मोशन की डायरेक्शन है, ये लाइन ऑफ मोशन है ये, और ये हो गया क्या? आर्म। तो एम वी इंटू आर, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम वी इंटू आर। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी की वैल्यू हमें पता है, वी क्या होता है? एम इंटू वी होता है अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर इंटू क्या? आर। तो ऐसा लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है कितना? एम, और इस आर को अंदर ले जाइए, तो आर को अंदर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी एम आर। ठीक है, या पूरा लिख लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम, ये अंदर आएगा आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल, जी आर एम स्क्वायर। तो ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। और दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज या फिर डायरेक्शन वाइज भी ये हर समय जो है कांस्टेंट रहेगा। इस अगर ये सैटेलाइट है तो इस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर, और अगर ये प्लैनेट है तो इस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर हर समय इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये है एंगुलर मोमेंटम। अगर लिखने की जरूरत पड़े तो एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल क्या है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 1 कि सपोज कि अ सैटेलाइट इज इनिशियली स्टेशनरी एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। तो एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट इनिशियली एट रेस्ट इज टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल ये है, इसको लॉन्च करते देखते हैं क्या क्या रिलेटेड सवाल आएंगे। तो अ सैटेलाइट is initially at rest। ठीक है, सैटेलाइट इज इनिशियली एट रेस्ट इज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, is to be launched from surface of अर्थ। ठीक है, तो एक सैटेलाइट को हमने क्या किया, एक सरफेस से लॉन्च करना है। तो एक सैटेलाइट को एक सरफेस से, सरफेस किसका? अर्थ के सरफेस से लॉन्च करना है। तो इनिशियली जो सैटेलाइट है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस है दैट इज आर ई, इसका मास भी हमें पता है एम ई। ठीक है, तो एम ई मास है और रेडियस है आर ई। इसके सरफेस से हमें एक सैटेलाइट, ये हमारा सैटेलाइट है, बहुत स्मॉल मास का है, लेट सपोज ये हम लिखते हैं सैटेलाइट, और इसका मास है एम। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करना है, सरफेस से लॉन्च करना है। तो इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं भाई? इसको लॉन्च करना है तो अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इसको लॉन्च करेंगे तो कितनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी? ठीक है, तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहला ऐसा लिखते हैं कि भाई इस सैटेलाइट को ऐसा फेंकना है या इस पार्टिकल को ऐसा फेंकना है तो ये हर समय फील्ड से बाहर चला जाए, कभी वापस ही ना। ठीक है, तो किस मिनिमम स्पीड से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए सच दैट इट कैन एस्केप आउट फ्रॉम द फील्ड ऑफ द अर्थ? तो पहला सवाल नंबर 1, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मिनिमम स्पीड of projection, initially it was at rest, तो minimum speed of projection such that it can escape from field of earth। ठीक है, इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसी को हम escape speed बोलते हैं। तो कितनी मिनिमम स्पीड से इस सैटेलाइट को या इस पार्टिकल को सरफेस से थ्रो किया जाए कि ये कभी वापस ना आए, ये जो है इन्फिनाइट तक चला जाए। ठीक है, इसका मतलब कि इसकी मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो किस मिनिमम स्पीड से फेंका जाए कि ये सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, ये कभी जो है वापस लौट के ना आए। तो हमें पता है कभी भी कोई भी बाउंडेड सिस्टम होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी, हमारी बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? हर समय नेगेटिव होगी। बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव एनर्जी है इसका मतलब वो सिस्टम अनबाउंडेड है विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर
जीरो एनर्जी है, इसका मतलब सिस्टम अनबाउंडेड है विथ जीरो किनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बाउंडेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और किसी भी अनबाउंडेड सिस्टम की ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस बात का, किसी भी अनबाउंडेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो व्हेन द पार्टिकल, या जब भी ये सैटेलाइट अनबाउंडेड चला जाता है, जब भी ये एस्केप कर जाता है, व्हेन द पार्टिकल एस्केप्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ अर्थ, व्हेन द पार्टिकल या सैटेलाइट जो भी हमारा है, व्हेन द पार्टिकल और सैटेलाइट escapes from field of earth। तो हमें पता है भाई अगर कोई भी चीज़ अनबाउंडेड हो गई, भाई हमारा और या फिर किसी भी दो पार्टिकल का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई उनके बीच में फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो दोनों पार्टिकल बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे हैं। तो अगर वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे तो उनके बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा, जब वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, जीरो होगी। तो किसी भी अनबाउंडेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है जीरो होगी। तो हमें पता है जब ये पार्टिकल जो है एस्केप कर जाएगा, उसकी अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और अगर उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है तो इसका मतलब उस पार्टिकल के पास स्पीड होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है इसका मतलब उस पार्टिकल के पास स्पीड नहीं होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि भाई अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी इसका मतलब उसका कुछ स्पीड है, और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी इसका मतलब कुछ स्पीड नहीं है। लेकिन ये तो 100% बात है कि किसी भी अनबाउंडेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और लॉजिक आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है, भाई कोई भी दो पार्टिकल अगर इन्फिनिट सेपरेशन पे हैं तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स या कोई रिपल्शन फोर्स या किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है। अब जब किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है तो वो दोनों पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट कर ही नहीं रहे। अब जब वो आपस में इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे तो किस बात की इंटरैक्शन एनर्जी या किस बात की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक की वजह से दूसरे पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो इसका मतलब किसी भी अनबाउंडेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई कोई भी अनबाउंडेड पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, दैट डिपेंड्स। अगर जब वो अनबाउंडेड स्टेट में पहुंचा होगा, जब ये अर्थ की फील्ड से बाहर जा चुका होगा, उस समय हो सकता है कि उसके पास स्पीड हो और हो सकता है कि उसके पास जीरो स्पीड हो। अगर उसके पास जीरो स्पीड हुई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। और अगर उसके पास कुछ स्पीड बची रह जाती तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, मिनिमम स्पीड देना है। तो हमें इतनी एनर्जी देनी है सच दैट कि हमारा जस्ट एस्केप कर जाए। इसका मतलब फाइनली जब वो पहुंचे तो उसके पास कोई भी काइनेटिक नहीं है, एनर्जी ना हो। तो इस केस में एक बार और रिपीट कर दूंगा, इस केस में दिख रहा है कि जब वो एस्केप कर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी उसकी जीरो हो जाएगी। इनिशियली व्हेन द पार्टिकल इज एट द सरफेस, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, व्हेन द पार्टिकल इज एट सरफेस। तो व्हेन द पार्टिकल इज एट सरफेस, उस समय उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की सरफेस पे, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कितना हो जाएगा, GMEm बाई क्या, RE, ठीक है। और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियली वो रेस्ट पे था। अब हमने उसको इतनी स्पीड से थ्रो किया है कि वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे पहुंच गया, इसका मतलब वो फील्ड से एस्केप कर गया है। तो हमने मान लेते हैं कि उस समय जो हमने फेंका है वो जो स्पीड है जिसको हम बोले एस्केप स्पीड, इसी को बोलते हैं एस्केप स्पीड, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम द फील्ड ऑफ अर्थ। तो हाफ, इसको हमने लिखा हाफ m इंटू VE², ठीक है। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी जब वो रेस्ट पे था, और हमने उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी दी है। तो उसके पास अब वो भागने लगा, दूर भागने लगा। हमने इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी है कि वो एकदम अर्थ की फील्ड को जो है छोड़ के स्पेस पे चला गया, अर्थ की फील्ड से बाहर चला गया। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लिखें तो इनिशियल बराबर फाइनल, इसका मतलब क्या हम लिखें, देखो इनिशियल हमारा जो है ये वाली वैल्यू है, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी GMEm
बाई आर ई, ये हमारा सरफेस में जब वो पार्टिकल था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इतनी एनर्जी दी हाफ m इंटू वी ई स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी इसकी मिला के जब वो स्केप कर चुका है और उसके बाद स्केप कर जाने के बाद फाइनल उसकी स्पीड जीरो हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा जीरो है, इससे हमने स्केप स्पीड निकाल ली। इसकी स्पीड कितनी होगी, वी ई, सॉल्व कर लेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 g m e बाई कितना r e। तो ये हमारी वैल्यू है, इसमें सब की वैल्यू पता है हमें। g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11, m e की वैल्यू होती है लगभग 6 इंटू 10⁻24 kg, और r e कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो ये सारी वैल्यूज़ पता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करूं तो वो वापस अर्थ पे कभी नहीं आएगा, वो स्केप कर जाएगा, अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाएगा। क्या होगा अगर मैं एक पार्टिकल को इस स्केप स्पीड से ज़्यादा स्पीड से फेंकूं? तो अगर मैं एक पार्टिकल को, जैसे मान लो मैं 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता हूँ, तो फाइनली जब वो अर्थ की फील्ड से बाहर जा चुका होगा उस समय उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी बची हुई रहेगी। इसका मतलब उसकी स्पीड उस समय भी कुछ होगी। क्या होगा अगर मैं इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से नीचे की स्पीड से फेंकूं? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की नीचे से स्पीड से फेंकूंगा अगर मैं, तो हो सकता है वो इससे अर्थ से वापस आके कोलाइड कर जाए, या हो सकता है वो किसी ऑर्बिट में अर्थ की ऑर्बिटिंग करने लगे। तो ऐसे पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इससे नीचे की स्पीड से फेंकूंगा तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आके अर्थ पे कोलाइड कर जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है किसी ऑर्बिट पे वो घूमना स्टार्ट कर देगा अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। एग्जैक्टली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकूं तो वो जस्ट स्केप हो जाएगा, जस्ट स्केप हो जाएगा। इसका मतलब वो फील्ड से तो बाहर चला ही जाएगा, लेकिन जिस समय वो फील्ड से बाहर जाएगा उस समय उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, और इससे ज़्यादा स्पीड से फेंकूं तो स्पीड भी, फाइनली स्पीड भी कुछ ना कुछ बची रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं स्केप स्पीड। स्केप स्पीड क्या है, मतलब मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन of a particle from Earth's surface such that the particle can escape from the field of the Earth or any planet। तो इसको हम escape speed बोलते हैं, और in case of Earth ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल नंबर पहला हो गया। आपको ये याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आपको स्केप स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको याद रखना है। स्केप स्पीड इज मिनिमम स्पीड, कितनी मिनिमम स्पीड से आप फेंकेंगे कि भाई वो फील्ड को छोड़ के बाहर चला जाए, ठीक है। उससे ज़्यादा फेंकेंगे तो फील्ड को छोड़ के बाहर भी चला जाएगा, और जब वो बाहर पहुंच चुका होगा उस समय उसके पास कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। और अगर स्केप स्पीड से कम स्पीड से फेंकेंगे, तो जैसे हमने अभी फेंका अर्थ के सरफेस से, हमने किसी चीज़ को 200 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ऊपर जाके नीचे आके गिर जाएगा। तो अगर स्केप स्पीड से कम स्पीड से फेंकेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो वो वापस आके अर्थ के सरफेस को हिट कर देगा, दूसरा हो सकता है वो अर्थ के सरफेस के अराउंड क्या स्टार्ट कर देगा, ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा, अब हम इसी पे दूसरा सवाल बनाते हैं। तो एक था सैटेलाइट स्टेशनरी था, और उसको हमने कितनी मिनिमम स्पीड से फेंकें सच दैट कि वो स्केप कर जाए, तो वो निकाले, उसको बोलते हैं स्केप स्पीड। दूसरा तो मान लीजिए इसको लॉन्च करना है, द सैटेलाइट इज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ ऑर्बिट। तो इसमें भी दो सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर ए, इन ऑर्बिट whose height h is very less than re, ठीक है। एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में लॉन्च करना है जिसकी जो हाइट है whose height h from is h and which is very less than re from the surface, ठीक है।
तो हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना है और सैटेलाइट की जो ऑर्बिट की हाइट है दैट इज़ मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जैसे रेडियस ऑफ द अर्थ कितना हो गया 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो मान लीजिए हमने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो 10 किलोमीटर ऊपर है, सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर है, या फिर मान लीजिए जो सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर है, ऐसा कुछ हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो जिसकी हाइट जो है सरफेस से जो हाइट है दैट इज़ मच लेसर देन रेडियस ऑफ क्या अर्थ। तो वही अगर हम ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमें कितनी, इफ इन अ ऑर्बिट whose height is h and h is very less than re from the surface, तो बताना क्या है, फाइंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो। ठीक है, तो कितनी एनर्जी हमको, अगर एक सैटेलाइट को हम लॉन्च करना चाहते हैं जिसकी हाइट जो है अर्थ के सरफेस से बहुत ही कम हाइट पे लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने देखा कि भाई टोटल एनर्जी अगर हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो इनिशियली वो सरफेस पे था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल उसके पास हमारे पास एनर्जी नहीं थी, कोई एनर्जी नहीं थी, सिर्फ एक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी उसकी थी कितनी, UI इज इक्वल टू माइनस GME बाई RE, जहाँ पर M क्या है, M इज मास ऑफ सैटेलाइट। तो ये इसकी इनिशियल एनर्जी थी और इनिशियली वो रेस्ट पे था, अभी हम उसको एनर्जी दे के लॉन्च करेंगे और फाइनली अगर वो किसी ऑर्बिट में आ गया है और जो ऑर्बिट की रेडियस हमें पता है, अब उस ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, फाइनल जो हमारा फाइनल एनर्जी है। तो अगर हम कहें कि भाई सरफेस से h हाइट पर ऑर्बिटिंग कर रहा है, सरफेस h हाइट पर ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो एक्चुअली में ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, एक्चुअल में ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, ऑर्बिट की रेडियस होगी ये RE हो गया और सरफेस से h हाइट पे, इसका मतलब h प्लस RE इतना जो है रेडियस की ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो टोटल एनर्जी का भी हमने लिखा है कि भाई टोटल एनर्जी किस तरीके से लिखते हैं, टोटल एनर्जी इज माइनस GM1M2 बाई 2R। अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ GMEM बाई 2R एंड R की जगह कितना लिख देंगे, RE प्लस H। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी होने वाली है और ये इनिशियल एनर्जी थी। हमने सैटेलाइट को लॉन्च करना है, सरफेस पे जब वो था तो उसकी एनर्जी ये थी, और अगर वो किसी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की रेडियस RE प्लस H है उसमें ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी डिफरेंस है वो हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो जो भी डिफरेंस है वही एनर्जी हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो लेट सपोज हमने उसको v स्पीड से थ्रो किया है, अगर हमने v स्पीड से थ्रो किया है तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो, तो या एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो, तो लेट सपोज हमने जो एनर्जी दी है वो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। तो K इज इक्वल टू हाफ mv², K इज इक्वल टू हाफ mv²। इस भाई वो सरफेस पर रखा था तो सरफेस पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। इसका मतलब पहले ये एनर्जी थी और लॉन्च करने के बाद जब अपने वो ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है उसके बाद ये एनर्जी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जो डिफरेंस है वो हमने किसी न किसी फॉर्म में दिया होगा, तो हम किस फॉर्म में देते हैं, जनरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देते हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्रोवाइड करवा दी। अब हम लिखते हैं, देखते हैं क्या है, यही है एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड, यही है एनर्जी रिक्वायर्ड, यही हमारा आंसर है एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है एनर्जी रिक्वायर्ड। तो फाइनल एनर्जी इज माइनस GMEM अपॉन कितना 2RE प्लस H और बराबर इनिशियल एनर्जी इज माइनस GMEM बाई RE। ठीक है, और प्लस जो भी हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड था जो K है वो दिया है। अगर वेलोसिटी निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा तो फिर से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो K की वैल्यू आ जाएगी K इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ तो ये आ गया GMEM बाई RE और माइनस ऑफ GMEM बाई कितना 2RE, क्योंकि
क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ है कि h जो है आर ई के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, सॉरी हाँ h जो है आर ई के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, इसका मतलब h प्लस आर ई इज इक्वल टू हम आर ई लिख सकते हैं, तो इसको हमने आर ई लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जी एम ई एम और अपॉन कितना 2 आर ई, इतना एनर्जी हमें चाहिए होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रफ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, शायद कुछ आपको समझ में आए। तो कितनी मिनिमम एनर्जी ऐसा करने के लिए देना पड़ेगा, तो मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है, आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इंटू एम आर ई बाई 2, ठीक है। ये आपको पता है ये वैल्यू होती है जी, ये वैल्यू होती है जी। इसका मतलब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एम इंटू आर ई इंटू जी बाई 2, आर ई भी हमें पता है 6400 किलोमीटर, ठीक है, और जी हमें पता है 10 होता है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए हमारा हो गया m और g हो गया 10 और ये हो गया 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। कितना हो गया ये हो गया 32, ये हो गया 32, तो 32 और 1 0 और ये 2 0 3 0 और ये 3 0, तो इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, सॉरी, ठीक है, और इंटू एम, ठीक है, 3 0 और 2 0 5 0 और 1 0 6 0 और ये 32 इंटू 10⁻6 इंटू एम, तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। एम की कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं कि एम जो है 100 kg का एक सैटेलाइट है, अगर 100 kg के सैटेलाइट को हमें फेंकना है, तो 100 kg के सैटेलाइट को अगर हम फेंकते हैं तो ये लगभग आ जाता है कितना 100 और ये 10⁸ और यहाँ से एक ले तो 3.2 गीगा जूल, ठीक है। 100 kg के सैटेलाइट को अगर हम सरफेस के नियर बाई ऑर्बिट में लॉन्च करें तो 3 गीगा जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। 3 गीगा जूल की एनर्जी से हम 100 kg का एक सैटेलाइट नियर बाई ऑर्बिट में हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कितनी स्पीड से फेंका जाए, कितनी स्पीड से फेंका जाए, तो बड़ा आसान है। जो भी एनर्जी हमने दी होगी वो एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, वो एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी होगी। इसका मतलब कितनी स्पीड से लॉन्च किया जाए, तो वो स्पीड कितनी होगी अगर निकालें, तो वो स्पीड हो जाएगी जो भी हमने निकाला है कि भाई इतनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको लॉन्च करने के लिए, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी ½ इंटू mv² इज इक्वल टू GME_m बाई कितना 2RE, ठीक है। ½ mv² इज इक्वल टू GME और m/2RE, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया √of GME, √of m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो GME/RE, ठीक है। तो इतनी स्पीड से हमें देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जब हमने कोई हाइट लिया ही नहीं, हमने हाइट कितना माना है, हमने माना है कि जो हाइट है वो RE के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। इसका मतलब उस सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट RE के बराबर ही है, उसी से आंसर भी आ गया। हमने स्टार्टिंग में लिखा था किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसकी स्पीड होती है √GM/r, r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पर चूंकि h RE के कंपैरिजन बहुत छोटा है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को लिख दिया RE, ठीक है। इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर क्या होगा ये निकाला जाए, भाई इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर निकाला जाए, तो टाइम पीरियड अगर देखा जाए कि भाई ऐसा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसकी ऑर्बिट की हाइट सरफेस से बहुत ही कम है, तो उसके लिए अगर हम लिखें तो ये हो जाए कितना 2 पाई अभी लिखा था RE⁵3/2 और √of GM, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई RE³ GM का स्क्वायर रूट,
ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया 2π√RE/g। ठीक है, ये वैल्यू शायद आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में ये वैल्यू हमने निकाली थी। इसकी वैल्यू आ रही थी कितना, 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। ठीक है, तो इस पूरे सवाल समझ में आया क्या हमने किया है। अर्थ के सरफेस पे एक अगर 100 kg का सैटेलाइट है और उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं, और उसको हम ऐसी ऑर्बिट में लॉन्च करना चाहते हैं जिस ऑर्बिट की हाइट सरफेस से ज़्यादा दूर ना हो, इसका मतलब वो हाइट RE के कंपैरिजन बहुत छोटी हो, तो उस 100 kg के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 3.2 गीगाजूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा वो 84.6 मिनट होगा। इसका मतलब वो अर्थ के अराउंड अपना एक साइकिल, एक पूरा रोटेशन जो कंप्लीट करेगा वो इतने टाइम में करेगा। ठीक है, 84.6 मिनट। लेट सपोज हमें जो ऑर्बिट है उसको हमने मान लिया। अब दूसरा सवाल है बी पार्ट इसका, इसको लार्ज डिस्टेंस पे फेंकना है, इसको लार्ज ऐसा एक ऑर्बिट बनाना है। ठीक है, एक ऑर्बिट ऐसा बनाना है जिसके लिए H = RE। तो आप कहोगे ये तो बड़ा सिंपल है, H = RE का एक ऑर्बिट बनाना, कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर ऐसा करने के लिए हमें किस स्पीड से सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें किस स्पीड से सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज कि हमने इस बार कहा है कि H = RE। तो जब हमने सैटेलाइट को, जब हमारा सरफेस पे था सैटेलाइट, तो उसके पास जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, GME/m/RE। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हम उसको, यही एनर्जी जो एनर्जी उसको लॉन्च करने रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। तो यही है मिनिमम एनर्जी या एनर्जी नीडेड। तो ये है एनर्जी नीडेड जब वो फाइनली हमारा RE हाइट के, RE सरफेस से RE हाइट के ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर देगा। उस समय अगर हम उसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे, फाइनल एनर्जी, तो किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट में, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी लिखते हैं तो कितना होता है, वो होता है GME/m और डिवाइडेड बाई 2 और RE 2R इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ये भी RE है, ये भी RE है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 2RE। तो ये हो गया 2RE। ठीक है, तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस था, जैसे जो भी एनर्जी का डिफरेंस था वो हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया है। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखें तो -of GME/m/RE, ये वो एनर्जी है जो सरफेस पे जब सैटेलाइट था, जब लॉन्च नहीं किया था, उस समय इतनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी। हमने इसको एनर्जी दी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, सच दैट इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हो गया, और हमें इसकी एनर्जी कितनी बढ़ानी है, सच दैट कि वो 2RE रेडियस के ऑर्बिट में सर्कुलेशन स्टार्ट कर दे। तो 2RE रेडियस की ऑर्बिट में सर्कुलेशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या उस ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, वो ये होती है, तो दैट इज इक्वल टू -of GME/m डिवाइडेड बाई कितना 4RE। ठीक है, इसका डिफरेंस सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कि एनर्जी नीडेड, तो K की वैल्यू आ जाएगी, K इज इक्वल टू कितना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको उधर ले जाइए, तो ये आ गया कितना 3GME/4RE। तो इतनी एनर्जी हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देनी पड़ेगी, सच दैट वो 2RE रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर देगा, या एक ऑर्बिट जिसकी हाइट सरफेस से RE है, उस ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग स्टार्ट कर देगा। ऐसा करने के लिए हमें कितनी स्पीड से उसको फेंकना चाहिए, तो इसको हम 12 mv² से इक्वेट कर देंगे, तो 12 mv² इज इक्वल टू 3GME/4RE। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो स्पीड इज रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू 3GME और डिवाइडेड बाई ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 2RE। तो इस स्पीड से हमें उस पार्टिकल को या उस सैटेलाइट को थ्रो करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सवाल था जिसमें हमने सीखा कि किसी सैटेलाइट को थ्रो करते हैं तो कितनी स्पीड से थ्रो किया जाए या कितना एनर्जी दे के थ्रो किया जाए, सच दैट वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर दे। लेट सपोज हम कहते हैं कि भाई एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2,
ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में वो ऑर्बिटिंग कर रहा है, हमको उस सर्कुलर ऑर्बिट से निकाल के दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट में इसको डालना है, उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज कि एक हमारा सैटेलाइट है, अ सैटेलाइट is to be shipped in a orbit of radius, ठीक है, मान लेते हैं रेडियस 4r। A satellite is to be shipped in an orbit of radius 4r from a orbit of radius 2r। ठीक है, ऐसा है हमारे पास ऑलरेडी एक सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में 2r रेडियस की ऑर्बिट पे ऑर्बिटिंग कर रहा है, किसी प्लैनेट के अराउंड 2r रेडियस में ऑर्बिटिंग कर रहा है, r कोई वैल्यू है। ठीक है, लेट्स सपोज मास ऑफ सैटेलाइट इज m, तो मास इज गिवन एज m is mass of satellite and capital M is mass of planet जिसके अराउंड ऑर्बिटिंग करवाना है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो 2r रेडियस के ऑर्बिट में ऑलरेडी वो ऑर्बिटिंग कर रहा था। अब हमें कुछ ज़रूरत आई, कुछ नीड आई, तो हमने चाहा कि उसकी ऑर्बिट की रेडियस को 2r से इंक्रीज़ करके 4r कर दिया जाए। ऐसा करने में हमें कितनी मिनिमम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सवाल क्या है, सवाल निकाला है फाइंड पहला द एनर्जी required to do so, ऐसा करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सेकेंड, अगर ये आ जाएगा तो दूसरा भी आ ही जाएगा। सेकेंड, फाइंड एडिशनल स्पीड गिवन टू सैटेलाइट इन डूइंग सो। ठीक है, तो ये दो सवाल है। पहले सवाल का आंसर तो बहुत ही आसान है, दूसरा सवाल में थोड़ा देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या निकाला जाए। तो हमें बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल है। एक सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो एक सैटेलाइट अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उस सैटेलाइट की क्या एनर्जी होगी वो हमें पता है। तो इनिशियली वो 2r रेडियस की ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा था, तो इनिशियल उस सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल उस सैटेलाइट की एनर्जी होगी -g मास ऑफ प्लैनेट m into m, और जिस भी रेडियस में ऑर्बिटिंग कर रहा था उसका लिखते हैं तो 2r होता है, और r की जगह यहाँ कितना है 2r। तो ये उसकी इनिशियल, जब वो 2r रेडियस में ऑर्बिटिंग कर रहा था तो ये उसकी इनिशियल हमारे पास टोटल एनर्जी थी 4r। ठीक है, फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइनली उसको एक हम दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट करना चाहते हैं जिस ऑर्बिट की रेडियस 4r है। तो उस ऑर्बिट में जब हमने शिफ्ट कर दिया तो करने के बाद उस सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। तो ये कितना हो गया -gm बाई कितना 8r। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले जब वो पहले ऑर्बिटिंग कर रहा था 2r रेडियस में तो उसकी एनर्जी इतनी थी, फाइनल जब वो ऑर्बिटिंग कर रहा है 4r रेडियस में इसकी एनर्जी इतनी हो जाती है। तो कितनी एनर्जी देना पड़ा होगा इसको इसमें शिफ्ट करने के लिए, आप कहोगे भाई डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस मैटर कर रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस देना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एनर्जी नीडेड या एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, भाई इनका डिफरेंस पहले ये था, अब जो है इसमें चला गया, तो फाइनल एनर्जी ज़्यादा हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल लिख देते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिए तो gm बाई 8r और माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना था -gm बाई 4r। ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिख रहा है ये 2/8 और 1/8 आ जाएगा कितना, Gmm/8r। तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी सच दैट कि उसको एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट किया जाए, ठीक है। अब वो जब पहली ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा था, जब वो पहली ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी ये हमें पता है, ठीक है। जब वो 2r रेडियस के ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी हमें ये पता है। अगर हमें उससे 2r रेडियस की ऑर्बिट से 4r रेडियस की ऑर्बिट पे पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा या उसको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसकी स्पीड में कितना जो एडिशनल स्पीड दी गई होगी वो कितना है वो निकालना है। तो अगर हम कहें ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, दूसरा पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें कि भाई एक पार्टिकल है या एक सैटेलाइट है जो 2r रेडियस के ऑर्बिट पे ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ सैटेलाइट स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। तो बड़ा सिंपल है, 2r रेडियस की ऑर्बिट में जो ऑर्बिटिंग कर रहा था उसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड v = Gm/r होता है और r की जगह कितना लिखना है 2r। तो वो हमारा जो सैटेलाइट है वो इस स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, इस स्पीड से ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, स्पीड को कुछ ऐसा बढ़ा दिया, हमने उसकी एनर्जी को कुछ ऐसा बदल दिया। उसकी एनर्जी को बदलने का मतलब उसको हमने इतनी ज़्यादा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी सच दैट वो 2r से 4r में जंप कर गया। तो इनिशियली अगर हम देखा जाए भाई, इनिशियली जब वो 2r रेडियस में ऑर्बिटिंग कर रहा था उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी Gmm/2r, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। और फाइनली जब वो ऑर्बिटिंग करने लगा तो उसकी टोटल फाइनली जब वो 4r रेडियस में ऑर्बिटिंग करने लगा तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाती कितनी, -Gmm बाई कितना, Gmm/2r और r इज 4r, तो कितना हो गया ये 8r। ये क्या है, ये है फाइनल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ 4r रेडियस। तो ये क्या हो गया, फाइनल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ 4r रेडियस, ठीक है। तो 4r रेडियस की ऑर्बिट में जब वो ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसकी फाइनल एनर्जी इतनी होनी चाहिए थी। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं से मिली होगी, ठीक है। ये एनर्जी कैसे मिली होगी, जब वो 2r रेडियस के ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा था तो इतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी और ये स्पीड से वो ऑर्बिटिंग कर रहा था। तो हमने क्या किया, समहाउ उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, इसका मतलब हमने उसकी स्पीड कुछ बढ़ा के कुछ और कर दी, पहले वो थी। तो लेट सपोज हमने जो है अब हमें ऑर्बिट शिफ्ट करने के लिए जो स्पीड दी है वो हमने कहा भाई उसकी स्पीड है mv1²। तो अगर इससे सॉल्व करें तो हमारा इससे v1 की वैल्यू निकल आ जाएगी कि कितनी स्पीड हमने उसको नई स्पीड दे दी होगी सच दैट उसने अपनी ऑर्बिट चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो v1 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4/8 और -1, तो ये हो जाएगा कितना, और सॉल्व कर ही लेते हैं। इसको उधर ले जाते हो, ये कितना हो गया, ½ × m/v1² इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो ये 4/8 -1 तो 3/8 Gmm/8r, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिए, ये Gmm/8r था, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 Gmm/8r, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 Gmm/8r। इसका मतलब उसकी स्पीड, नई स्पीड उसको हमने क्या बना दी होगी, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब उसकी नई स्पीड कितनी होगी 3 Gm/4r, ये उसको हमने नई स्पीड दी होगी। तो एडिशनल स्पीड पूछा जाए भाई एडिशनल स्पीड क्या दी है, ठीक है, एडिशनल स्पीड क्या दी है, तो एडिशनल स्पीड अगर लिखी जाए तो एडिशनल स्पीड जो हमने दी है
इनिशियल इस स्पीड से ऑर्बिटिंग कर रहा है और हमने ये स्पीड उसकी बना दी, तो एडिशनल स्पीड जो हमने दी, अगर इसका सवाल का आंसर हो तो एडिशनल स्पीड इज़ v1 माइनस v। ये सवाल का आंसर है, एडिशनल स्पीड। अब आप कहोगे भाई ये सवाल हमने क्यों डिस्कस किया? ये सवाल हमने इसलिए डिस्कस किया, अगर कहीं गलती से ऐसा पूछते भाई कितनी उसको एडिशनल स्पीड से फेंका जाए और आपने जो भी एनर्जी का डिफरेंस आया था उसको हाफ mv² से इक्वेट कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, दोनों ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस जितना भी आया था, कितना आया था एनर्जी का डिफरेंस? एक ऑर्बिट में टोटल एनर्जी थी कितनी, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 4r विथ माइनस साइन। दूसरे ऑर्बिट में टोटल एनर्जी थी g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 8r, माइनस साइन में जो डिफरेंस था दैट इज इक्वल टू g m स्मॉल m बाई 8r। अगर आप कहोगे कि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो शिफ्ट करना है उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी यहाँ लिख दे रहा हूँ, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो पिछले सवाल में हमने किया है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कितना, जी एम एम बाई 8r, ठीक है। 2r वाले ऑर्बिट में एनर्जी माइनस जी एम एम बाई 4r विथ माइनस साइन, 4r वाली ऑर्बिट में एनर्जी माइनस जी एम एम बाई 8r विथ माइनस साइन, डिफरेंस इज इक्वल टू इतना। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि कितनी एडिशनल स्पीड दी होगी इज इक्वल टू हाफ mv², हम इसको अगर कहीं गलती से ऐसा कर दें, अगर किसी ने पूछा कितनी एडिशनल स्पीड दी गई, तो हमने कहा कि जो एडिशनल एनर्जी दी गई उसको हाफ mv² से इक्वेट करें, तो इससे आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जी एम बाई 4r। तो ये हमारा आंसर गलत होगा, ठीक है। ये एडिशनल स्पीड नहीं दी गई है, एडिशनल स्पीड वो दी गई v1 माइनस v, ठीक है। तो आंसर है कितना, अंडर रूट 3 जी एम बाई 4r। ये हमने लॉन्च करने से जस्ट पहले हमने अगर इसको 2r से 4r की रेडियस में पहुंचाया है तो इसका मतलब इसकी स्पीड को हमने बढ़ा के इतना कर दिया है, ठीक है। और जब वो 2r रेडियस के ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा था उस समय उसकी स्पीड इतनी थी। तो जो एडिशनल स्पीड दी है वो इन दोनों का डिफरेंस है, वो इससे नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो है सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग, जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे।